नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है सिंहासन का। बात करेंगे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर के यूपी का सियासी घमासान अब पूरे तरीके से परवान पर आ गया है। राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद को लेकर के विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाए, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि यह मुद्दा 2027 के चुनावी मुद्दों में सबसे अहम रहने वाला है। विपक्ष इसको लेकर के योगी सरकार और हिंदू संगठनों पर सवाल उठा रहा है। इसे हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात बता रहा है। वहीं सीएम योगी विपक्ष के हर नैरेटिव पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। योगी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर के निर्माण में बाधाओं के पहाड़ खड़े करने वालों को अब राम मंदिर से इतना ज्यादा लगाव कैसे हो गया है। योगी सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों के खून से होली खेली, वो किस मुंह से आस्था की दुहाई दे रहे हैं। और इससे इतर योगी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वक्फ में अरबों खरबों की लूट पर चू तक नहीं कसने वाले चंदा चोरी और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का नैरेटिव चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आप वो देखिए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। तो प्रतापगढ़ में एक जनसभा के दौरान योगी ने विपक्ष समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और सपा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और तभी तो कभी बाबरी की पैरवी करने वाले अब राम मंदिर की चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि दरअसल इन्हें हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव को देखते हुए उनका ये सियासी एजेंडा है विपक्ष का, और ये हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा लेकिन इनकी ये साजिश सफल नहीं होने वाली है। ये जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है। वक्फ में लूट को लेकर के सीएम योगी के बयान का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समर्थन भी कर दिया है। मौलाना ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने वक्फ की जमीनों को खूब बेचने का काम किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की बात की और उसमें खुर्द-बुर्द की बात कही है, खरीदो फरोख्त की बात कही है। मैं उससे 100% इत्तफाक रखता हूँ, इसलिए कि चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, इन दोनों बोर्डों के जो जिम्मेदारान थे, इन लोगों ने खूब अपने कार्यकाल में ज़मीनों की लूट की है और पूरे हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को बर्बाद कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास भारत में अकूत संपत्तियां हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही भारत में सबसे ज्यादा जमीनें हैं। क्या ये वक्फ बोर्ड है, इसके पास कितनी संपत्तियां हैं और इससे जुड़ा हुआ आखिरकार विवाद क्या है, इसे भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या है वक्फ बोर्ड, चलिए आपको बता देती हूँ। तो ये एक वैधानिक निकाय इस्लाम धर्म में दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। अरबी भाषा में वक्फ का मतलब होता है ठहरना या समर्पित करना। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और मदरसा जैसी संपत्तियां इसके दायरे में आती हैं। एक बार संपत्ति वक्फ होने के बाद उसे बेच, खरीद या ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और बोर्ड का मुख्य काम क्या होता है? संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाना, संरक्षक के रूप में कार्य करना। वक्फ संपत्ति से होने वाली कमाई का उपयोग मस्जिद, मदरसों और जरूरतमंदों के लिए किया जाता है। संपत्ति विवादों के समाधान के लिए वक्फ बोर्ड को कोर्ट में मुकदमा लड़ने का भी पूरा अधिकार है।
वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है और सरकारी आंकड़ा क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूँ कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.72 लाख संपत्तियां हैं। करीब 9.40 लाख एकड़ जमीन में ये फैली हुई हैं संपत्तियां और कब्रिस्तान के नाम पर 1.5 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। रेलवे, रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है संपत्तियों का। इनके अनुमानित राशि अगर हम गणना करें, जाने के अनुमानित मूल्य कितना है तो ये 1.2 लाख करोड़ से भी अधिक है और सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में है। सबसे अमीर बोर्ड कौन सा है इनका? हैदराबाद में देश की लगभग 30% वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में भी वक्फ से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, जिसमें क्या विवाद है वो मैं आपको बताती हूँ। योगी सरकार में 31,000 से अधिक संपत्तियों के पंजीकरण रद्द हुए हैं, जिसमें अवैध कब्जे, दस्तावेजों में गड़बड़ी, सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने का आरोप था। तो अब यही सवाल पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। दरअसल सीएम योगी ने वक्फ के नाम पर हजारों करोड़ की लूट और उस पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए और उस दरगाह घोटाले की भी उन्होंने कड़ी को आगे बढ़ाया है, जिसे हमने 5 जुलाई के सिंहासन में उठाया था कि कैसे बहराइच की सैयद सलार गाजी की दरगाह में सालों से घोटाला चल रहा है और इस पर विपक्ष के होठ बिल्कुल सिले हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर सियासी लाभ लेने के लिए हाय तौबा मचा रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष वक्फ बोर्ड की लूट पर क्यों खामोश है, तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। अब करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, यश भारती, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, जावेद अहमद, अध्यक्ष हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले बीजेपी से ही मेरे हर मेहमान का जवाब होगा और पूरे देश का भी यही सवाल है कि अगर राम मंदिर पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए? देवेंद्र जी। देखिए मीनाक्षी जी, सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जवाब भी दे रहे हैं और डंके की चोट पर जवाब दे रहे हैं। एक एक चीज तथ्यात्मक के साथ बोल रहे हैं। जवाब, हर जवाब का तथ्य भी है हमारे पास और जवाब भी है शानदार तरीके से, लेकिन विपक्ष जवाब लेने के बाद भी रास्ते जो है वो भी भटकाने का प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आस्था का विषय है। आस्था सबकी बराबर है, सब धर्मों की बराबर है और भारत का लॉ और कानून सबको बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन जब आती है कहीं बहुसंख्यकों की, यानी कि सनातन की और हिंदुत्व की, तो एक जो विपक्ष का काम है ना, एक मुक्त होकर वो धर्म पर जो है आघात पहुंचाते हैं, हमला करते हैं। वहां थोड़ा सा मन जो है कट्टित होता है और कंट्रोल होने के बाद वो दिन में से निकल कर आती है कि वो वास्तव में इतने बड़े सनातनी हैं या नहीं है, जितनी बड़ी बातें करते हैं। जब सनातन की रक्षा की बात आई, जब सनातन के सम्मान की बात आई, तो सनातन को गालियां दी गई। चाहे रामचरितमानस की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया गया हो, या कांग्रेस की बात हो, कोई बात नहीं, फिर भी आपका अधिकार है। 1 रुपया आपका कहीं कहीं चंदा का नहीं, कहीं दान का नहीं। लेकिन दूसरी बात, जब आप सब जनता की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष में रहकर क्या उन गरीब मुसलमानों की बात नहीं होनी चाहिए, जिनके अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी जो वोट लेती है, कांग्रेस ज्यादा बहुसंख्यक? अगर वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, उसी की चर्चा हम करने लगे, तो वक्फ में कितने लोग हैं, कितने करोड़पति उसमें जो है जुड़े हुए हैं, संस्था को चलाने वाले हैं, कितने लोग उसे खा रहे हैं, कितने लोग उसका चंदा खा रहे हैं, कितने लोग उसको बेचकर खा रहे हैं। और जब धर्म की बात आती है, क्या आज राम मंदिर में यह घटना घटी है? हिंदुस्तान में हजारों बार मस्जिदों में हथियार निकले हैं, हत्याएं हुई हैं, मदरसों में बालिकाओं के साथ जो शोषण हुआ है। हिम्मत नहीं है। जावेद अहमद जी और यश भारती जी आपकी इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे। मैं जावेद अहमद जी, आप सवालों का जवाब भी दीजिएगा और बताइएगा कि एक तरफ बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, वक्फ बोर्ड में घोटाले होते रहे हैं और उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्य है कि हमारे मुल्क में धार्मिक संस्थाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, और किसी भी मजहब की हों। हमारे राम मंदिर में हुआ है, बद्रीनाथ में हुआ है, या मज़ारों और दरगाहों में होता है। ये अफसोस की बात है एज ए नागरिक, एज ए सम्मानजनक मजहब के मानने वाले लोगों के लिए। ये एक राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। मजहब में आस्था रखने वालों को
ये ट्रस्ट और जो संस्थाएं चलाती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको सुचारू रूप से अकाउंटेबल बनाएं और उसको एक अच्छा साफ सुथरा दें। लेकिन राम जन्मभूमि में जो चीजें सामने आई हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर होगा। और मुख्यमंत्री जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, वो अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीति ना हो तो एक बेहतर रिजल्ट। ठीक है जावेद जी, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। यश भारती जी, आपने सुन लिया सीएम का वक्तव्य क्या था, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, समाजवादी पार्टी का क्या जवाब है उस पर? मीनाक्षी जी, आपने सत्ताधारी दल से सवाल पूछा, प्रतिक्रिया मांगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जवाब उनको देना है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आपको लगा कि कहीं सत्ताधारी दल जैसी बात हो रही है, कहीं जिम्मेदारी और जैसी बात हो रही है? वो तो अभी भी विपक्ष जैसी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष की बातें कर रहे हैं। तो सत्ताधारी दल का क्या काम? बेहतर होता कि वो बात करते कि हाँ, जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां जांच हो रही है, जांच करके हम सजा दिला रहे हैं, वो कहीं पे भी हो। लेकिन यहां तो दूसरा मामला आ रहा है। यहां तो जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायालय से अपील की संज्ञान लेते हुए जांच की जाए, तब ये चोरों के सरदार आगे आए और बोले कहीं कोई चोरी नहीं है, चोरी का इल्जाम लगाने वाला ही चोर है। और अभी भी वही हो रहा है कि हमें चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए, हिम्मत नहीं हो जाए लोगों की। आपको बोलना चाहिए। मीनाक्षी जी, मेरे समय में घटिया लोगों को मत बोलने दीजिए। नहीं, ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपनी पार्टी के विचार रख रहे हैं, पर्सनल मत करिए। मैंने ओपनिंग कमेंट्स में मैंने इनकी पूरी बात सुनी। ये बीच सुन में लीजिए टपक करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? सुन लीजिए देवेंद्र जी, सुन लीजिए, ऐसे पर्सनल मत होइए प्लीज। मीनाक्षी जी, पर्सनल तो ये आदमी इतना होता है कि डिबेट खत्म होने के बाद व्हाट्सएप नहीं, आप अगर देश भर की बात कर रहे हैं, देश के लोगों की आस्था की बात कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित रहिए। देश के लोगों की आस्था की बात कर रहे हैं यश जी और देवेंद्र जी, तो वहीं तक सीमित रहिए। आपके पर्सनल मुद्दों के लिए टीवी डिबेट्स नहीं होती है। देश जानना चाहता है कि जो हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिसने गोलियां चलवाई, आज वो सवाल किस हक से पूछ रहा है? यश जी, आपका जवाब। मीनाक्षी जी, आपका बिल्कुल ठीक बात है, पर्सनल होने की कोई बात नहीं होती, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे घटिया लोग डिबेट की फिर वही बात यश जी, फिर वही बात क्यों ना करें? आप तो अपनी भाषा का स्तर तो मत गिराइए आप लोग प्लीज। मैं ऐसे आपको ये भाषा का स्तर समझाने के लिए नहीं खड़ी होती हूँ। मैंने शब्द कौन सा गलत चयन किया? आप जो भी कह रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। यश जी प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज। देवेंद्र जी आप भी प्लीज। मेरे बीच में आप टू विंडो करके आप दिखा रहे हैं, तो आप वो बात वैसी है ना। सुन लीजिए आप। मीनाक्षी जी, देखिए, बड़ा सीधी सी चीज है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं भी गड़बड़ियां हो रही है, सरकार की जिम्मेदारी होती है भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को ठीक करें। समय समय पे मदरसाओं को लेकर के बातचीत हुई, मदरसाओं में गड़बड़ी हो रही है, मान्यता प्राप्त अमान्यता प्राप्त तमाम चीजों पे आपने डिबेट करी, हम डिबेट में शामिल हुए। लेकिन क्या निकला? लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और तमाम बातें चीजें करी गई, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, सब चीजों की बातें की गई। लेकिन असर क्या निकला उन सब चीजों का? केवल प्रचार, केवल बचा। आज जब प्रभु राम के चरणों से चोरी हो गई है, उस बात को अगर हमने एक्सपोज किया तो हमें कटघरे में डाला जा रहा है। यानी हमने अगर ये चोरों को उजागर कर दिया, उनकी आवाज उठा दी, जो लोग मांग कर रहे थे तमाम समय से, तो हम ही अपराधी हो गए। और ये कह जा रहा है कि हमने राम भक्तों पे गोली चला दी। मुझे एक बार बता दीजिए, कौन से थाने में रिपोर्ट हुई, कौन सी सरकार ने जांच कराई और गलत नियम अनुसार नहीं थी, संविधान अनुसार नहीं था, कानून अनुसार काम नहीं था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 6.5 साल प्रधानमंत्री रह लिए, 3 टर्म के, 3 दिन 13 महीने और आगे का टर्म किया उन्होंने। मोदी जी लगातार 2 बार 3 बार जवाब आपसे लूंगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक का रुख कर लेती हूँ। सुनील कौशिक जी, अगर किसी ने सवाल पूछा है तो उसे उसके जवाब चाहिए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वक्फ में भी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये तो खैर थोड़ा डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। देखो मीनाक्षी, ये नहीं है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर सवाल खड़े नहीं होंगे, बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, बिल्कुल। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो अब तक देश में होता रहा, वहां मुंह क्यों सिल गया? वहां सवाल क्यों नहीं खड़े किए? कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 2 लाख जितनी संपत्ति अभी देश में है ना, 1.5 लाख करोड़ के आसपास,
2 लाख करोड़ की जमीन 2012 में बेच दी, जिसमें मॉल खड़े हो गए, खड़े हो गए। और आप देखेंगे अनवर मणिपुरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स है। खबर सवाल वहां जैसे अयोध्या में खड़े हो रहे हैं, सवाल वहां भी खड़े होने चाहिए थे। यह दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला जो हुआ, जहां आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर हुई, सीबीआई जांच हुई, सवाल वहां भी खड़े होने चाहिए थे। लखनऊ में दर्जन भर लोगों ने, जब नेताजी की सरकार थी तब फर्जी हस्तांतर करके कोर्ट चले गए और ये दावा पेश किया कि हम लोग ही इसके मालिकान हक है, और बाद में सीबीआई जांच में वो सब कुछ फर्जी पाया गया। तो सवाल वहां भी खड़े होने चाहिए, सवाल खड़े होने चाहिए, सब जगह होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अयोध्या में नहीं होने चाहिए, अयोध्या में खड़े होने चाहिए, लेकिन वहां भी खड़े होने चाहिए थे। लेकिन वहां आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने दिल्ली सरकार में जो कुछ भी हुआ, दिल्ली वक्फ बोर्ड में, आपने वहां कुछ नहीं बोला। कर्नाटक में जो कुछ हुआ वहां आपने कुछ नहीं बोला। लखनऊ में जो कुछ हुआ वहां आपने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए सवाल खड़े होते हैं। देश का पैसा है, देश का हर एक नागरिक को सवाल करने का हक है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि बाहर के लोग हैं, उन्हीं के उनके पुरखों के जमीन है, उनके बड़े लोगों की जमीन जो उन्होंने दान पे की, ठीक है। जैसे चंदा यहाँ अयोध्या में दिया मंदिर के लिए, वो भी एक जनमानस का पैसा है। जैसे वो भी वक्फ बोर्ड में भी कोई ऐसा तो है नहीं कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए हैं या जो सीईओ बने हुए हैं उनका पैसा है, वो तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना। लेकिन उनकी देख रेख में, जहां देखिए सीईओ महबूब आलम थे दिल्ली में, क्या हुआ? अमानतुल्लाह खान जो विधायक थे, क्या हुआ? चार्जशीट पड़ी है ना, उसमें सवाल वहां भी खड़े कर लेते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल एक तरफा चीजें नहीं चलेगी, सवाल दोनों तरफ खड़े करिए। और दोनों तरफ हर एक व्यक्ति का, जो भी इस देश में व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो चाहे हिंदू पक्ष का हो। ठीक है, जावेद जी से पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आती हूँ आप लोगों के पास। जावेद जी, आपका फ्रेम भी चला गया था। अब बताइए कि जब भी आप लोगों पर वक्फ पर जांच बैठाई जाती है तो फिर हो हंगामा जरूर शुरू हो जाता है कि हमें विशेष समुदाय होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। यहाँ कम से कम जांच तो हो रही है। जी, मैं इस पे पक्ष रखना चाहूंगा, चूंकि मुझे इस पे कहना है। वक्फ बोर्ड या जितने एंडोमेंट बोर्ड हैं वो सब सरकारों के अधीन हैं। चेयरमैन जो चुना होता है, मेंबर होता है, सब सरकारों के अधीन होता है। ये विषयांतर हो रहा है। मेरा इसमें संदर्भ ये है कि वो घोटाला किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि फला जगह हुआ तो क्यों नहीं बोला, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो सरकार का एक नैतिकता है जो सरकार काम कर रही है। अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति होनी भी चाहिए। मेरा सबमिशन ये है कि अभी 2024, 25, 26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन, वो वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड संपत्ति ले लिया, और मथुरा कॉरिडोर, राम मंदिर के कॉरिडोर में तकरीबन 100 एकड़ जमीन एनओसी लिया वक्फ बोर्ड से। तो जो जमीनें हैं, जो सरकार है, ये सब उसके ही दायरे में आती हैं। अगर घोटाला किसी मंदिर में हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है, ये सरकारों का दायित्व है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है कि क्या किसी पे कार्रवाई हुई? तो हाँ, अमानतुल्लाह को जेल भेजा गया, लेकिन राम जन्मभूमि में या किसी एंडोमेंट में या कहीं पे अगर होता है, या सलार सैयद मसूद गाजी के अगर मदार में होता है, तो ये सवाल सरकार से होता है, ये विपक्ष से नहीं होता है। तो मेरा ये सबमिशन है कि मजहबों की जो एसेट है, जैसे मैं एग्जाम्पल 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।